हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक सर आज आपको वीडियो नंबर 1 के से डिफरेंस बताना चाहूँगा शेयर और डिवेंचर का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है कि डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। शेयर में आपका जो होता है, आ शेयर होल्डर इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी एज अ शेयर रिस्पेक्टिवली ऑफ पोर्शन ऑफ कैपिटल। यानी कि शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का क्या कहलाता है? ऑनर कहलाता है। कंपनी का ऑनर ही शेयर होल्डर होता है। ठीक है, एज अ शेयर रिस्पेक्टिव ऑफ पोर्शन ऑफ कैपिटल। और वो जो शेयर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? एज अ शेयर रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ कैपिटल। यानी कि वो शेयर के क्या होते हैं? कैपिटल होती है। क्या होती है? शेयर जो होती है कंपनी की क्या होती है? कैपिटल होती है। उसी तरीके से आप डिवेंचर में देखिए उसका डिफरेंस, जैसे कि अ डिवेंचर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एज अ डिवेंचर रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ डेप्ट ऑफ द कंपनी। अ डिवेंचर इज अ क्रेडिटर। डिवेंचर जो होता है वो कंपनी के लिए क्या कहलाता है? एक क्रेडिटर कहलाता है। क्रेडिटर यानी कि लेनदार। लेनदार का मतलब होता है जब आपको किसी चीज़ का एज अ लोन आप मान सकते हैं कि क्रेडिटर जो होता है एज अ लोन होता है। और कंपनी एज अ डिवेंचर रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ डेप्ट ऑफ द कंपनी। और जो डिवेंचर होता है वो कंपनी के लिए रिप्रेजेंट करता है एज अ पोर्शन ऑफ डेप्ट। डेप्ट का मतलब कि जो कंपनी के लोन होते हैं बच्चों। इस तरीके को डेप्ट का यूज़ यहाँ पे आपका लोन की तरफ से होता है। सबसे पहला आपका रिलेशन यही है कि उनका बेसिस जो होता है ऑनरशिप की, वो ऑनरशिप में यानी कि वो मालिकाना हक किस तरीके का होता है। सेकंड पॉइंट इज डिविडेंड। जैसे कि रिटर्न, रिटर्न आप उनका बेसिस है। और रिटर्न में देखिए क्या लिखा होगा? डिविडेंड। डिविडेंड इज टू पेड। क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड इज पेड टू शेयर होल्डर ऑन दियर होल्डर्स। यानी कि डिविडेंड मतलब होता है कंपनी का प्रॉफिट। एज अ प्रॉफिट मानते हैं उसे। जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डरों को दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जितना कंपनी में ऐसे शेयर में क्या होता है बच्चों कि जितना हम कंपनी में शेयर, अगर शेयर का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट देंगे, अगर नुकसान हुआ तो कभी कभी शेयर होल्डर्स को उनका नुकसान यानी कि उनका लॉस भी उनको थोड़ा सा देखना पड़ जाता है। इस वजह से हम डिविडेंड को एज अ प्रॉफिट मान के बताएंगे। इंटरेस्ट इज पेड टू डिवेंचर ऑन दियर होल्डिंग्स। यानी कि देखिए आपका डिवेंचर में आपका क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट इज पेड टू डिवेंचर ऑन दियर होल्डिंग। देखिए डिवेंचर जो भी होते हैं, डिवेंचर यानी कि शेयर जो भी डिवेंचर होल्डर्स होते हैं जो डिवेंचर को परचेज करते हैं। डिवेंचर यानी ऋण पत्र होता है कंपनी के लिए एज अ लोन, जैसा हमने अभी आपको बताया। तो जो डिवेंचर होता है वो डिवेंचर आपका कंपनी का एक लोन होता है। और लोन के माध्यम से उन जो ये डिवेंचर खरीदते हैं उनको हम प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड कराते, उनको हम इंटरेस्ट के प्रोवाइड करते हैं। क्या कराते हैं बच्चों? इंटरेस्ट। उन्हें हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। सेकंड है कंटीजेंट लायबिलिटी यानी कि कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है बच्चों की कन्वर्ट हम चेंज कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे कि शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर। शेयर को हम डिवेंचर में कन्वर्ट बेटा नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर जो होते हैं वो मालिक होते हैं शेयर होल्डर, और डिवेंचर होल्डर मालिक तो होते नहीं है। तो यानी कि जब एक अगर मालिक है तो आप अपने उधारी में क्यों जाना चाहोगे बच्चों? है ना, थोड़ा दिमाग लगाएंगे अगर आप तो इस चीज़ को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि लिखा होता है कि शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर। हम शेयर को बेटा कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि शेयर जो होता है वो कंपनी का मालिक होता है, मालिक हो जाता है वो कंपनी का। और जो मालिक होगा वो नौकर बनना नहीं चाहेगा, इसलिए शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर। शेयर को हम कभी भी डिवेंचर में कन्वर्ट बच्चों नहीं कर सकते। डिवेंचर हैज़ एन ऑप्शन टू बी आ कन्वर्टेड इनटू शेयर। डिवेंचर को हम हमेशा ऑप्शन में कन्वर्टेड कर सकते हैं। यानी कि डिवेंचर अगर कोई मतलब कि मान लिया नौकर है, अगर वो मालिक बनने की ख्वाहिश रखता है तो वो डिवेंचर को हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिवेंचर्स होते हैं, कुछ सारे डिवेंचर ऐसे नहीं होते हैं, कुछ डिवेंचर्स ऐसे होते हैं जिनको हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे क्या सारे डिवेंचर ऐसे होते हैं, तो वो गलत होगा। सारे डिवेंचर ऐसे नहीं होते। कुछ डिवेंचर्स रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, कुछ डिवेंचर ऐसे होते हैं जिन्हें हम शेयर में कन्वर्ट बच्चों कर सकते हैं। यानी कि अगर सही मायनों में देखा जाए कन्वर्टिबिलिटी में, तो शेयर और डिवेंचर को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिवेंचर को हम शेयर में कन्वर्ट बच्चों कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। चौथा पॉइंट आपका है परचेस। परचेस यानी कि हम कहाँ से शेयर को परचेस कर सकते हो, कैसे डिवेंचर को परचेस कर सकते हैं। देखिए पहला, अ कंपनी कैन नॉट परचेस इट्स ओन शेयर फ्रॉम इट्स कैपिटल मार्केट। कंपनी के जो शेयर होते हैं, ठीक है, वो आप डायरेक्टली कंपनी से परचेस नहीं कर सकते हैं। वो आपके कैपिटल मार्केट, जो भी कैपिटल मार्केट होगी, यानी कि कैपिटल मार्केट का मतलब होता है कि जो आपके पूंजी बाजार होता है, यानी कि कैपिटल मार्केट, वहाँ से आप शेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑनरशिप कैन नॉट परचेज इट्स ओन शेयर फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। यानी कि जो शेयर होते हैं आपके वो कैपिटल मार्केट से परचेज कर जाते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान लगा करके, कि कैपिटल मार्केट से परचेज, शेयर जो होते हैं कैपिटल मार्केट से परचेज होते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए डिवेंचर में ओन डिवेंचर कैन बी परचेस। यानी कि जो डिवेंचर्स होते हैं वो परचेस करते हैं बाय एज अ कंपनी फ्रॉम द मार्केट। यानी कंपनी की जो मार्केट होती है, ठीक है, कंपनी अपनी मार्केट जो बनाती है, क्योंकि देखिए कंपनी को अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो वो हम ही लोगों से मांगती है।
ठीक है, और हम उन्हें एज अ लोन डिवेंचर होल्डरों को दे देते हैं। तो बच्चों ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। तो इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं बच्चों। ठीक है, बाकी आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए, कोरोना से बचे रहिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक सर आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि लिखा होगा, डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरर एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरर्स का मतलब होता है जो हमारे जब भी हम पैसा कभी शेयर, जैसे शेयर होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, जैसे शेयर है, शेयर जो होते हैं वो कंपनी के कैपिटल होती है। और कभी जब हम कैपिटल यानी कि जब हम कभी इसके प्रीमियम कस्टमर से मांगते हैं, पैसा कस्टमर से मांगते हैं, तो कभी कभी वो कस्टमर क्या होता है कि पैसा देने में आनाकानी करता है या उस टाइम नहीं दे पाता है। ठीक है, और अगर ये पैसा जो नहीं दे पाता है उसे हम क्या कहेंगे, कॉल्स इन एरर। क्या कहेंगे, कॉल्स इन एरर। कॉल्स इन एरर इसी चीज़ को कहा जाता है। और कॉल्स इन एडवांस जो होता है बच्चों, जैसे कि लिखा होगा कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन एरर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है जब कोई पैसा एडवांस पेमेंट करता है। जैसे कभी कभी आप अपने स्कूल की फीस एडवांस पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। देखिए, सबसे पहले हम कॉल्स इन एरर के बारे में समझेंगे। इफ़ अ सम कॉल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ शेयर इज नॉट पेड बिफोर और ऑन द डेप्ट फिक्स्ड फॉर द पेमेंट देयर ऑफ विच अमाउंट इज नॉट पेड टू कॉल्ड कॉल्स इन एरर। जैसे कि मतलब इसका हम बता देते हैं आप लोगों को। ये लिखा, इफ़ अ सम कॉल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ शेयर इज़ नॉट पेड, यानी कि कुछ पैसा जब जो शेयर का पैसा सही समय पे यानी सही टाइम पर पेड नहीं कर पाते हैं, बिफोर और ऑन द डेप्ट फिक्स्ड फॉर द पेमेंट, फिर उसी पैसों को, जब कोई पैसा नहीं दे पाता है उन्हीं पैसों को हम वो डेप्ट के रूप में डाल देते हैं कंपनी के अकाउंट में। पेमेंट देयर ऑफ विच सच अमाउंट विच इज़ नॉट पेड इज कॉल्ड कॉल्स इन एरर। और इसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉल्स इन एरर। सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए कि इफ़ अ सम कॉल्ड ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ अ शेयर, यानी कि जब हम किसी भी शेयर के पैसों को, ठीक है, नॉट पेड यानी कि जब पैसा कोई नहीं दे पाता है शेयर का, बिफोर और ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट, जब डिसाइड की गई पेमेंट, यानी कि जैसे कि आपकी एक डेट डिसाइड होती है कि आपको 15 तारीख को पैसा देना है, तो अगर 15 तारीख को आप पैसा नहीं दे पाए हैं तो उसे हम क्या मान लेंगे, कॉल्स इन एरर, यानी कि मांगा गया पैसा हमको नहीं मिल पाया। ठीक है, सच अमाउंट विच इज़ नॉट अ पेड इज कॉल्ड अ कॉल्स इन एरर। इसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरर कहते हैं। बच्चों ये बात बहुत ध्यान में रखिएगा, कॉल्स इन एरर क्या होती है। और कॉल्स इन एडवांस देखिए, अ कंपनी में, जैसे लिखा हुआ है, अ कंपनी में सो कट arised by its articles except from any member of the whole or any point of amount remaining on update any share held by the although no part that amount has been called under section 50 this amount is calls in advance। कभी कभी बच्चों क्या हो जाता है कि कॉल्स इन एडवांस जो होती है वो कंपनी के एक एक्ट यानी कि सेक्शन 50 के अंतर्गत आती है। सेक्शन 50 के अंतर्गत ये चीज़ बताई गई है कि कंपनी का कोई भी पैसा, ठीक है, जो कि मेंबर के पास पहले पेमेंट करता है, यानी कि वक्त यानी कि टाइम टू पहले पेमेंट करने के लिए उसे पैसे दे देता है, तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस की उसकी अमाउंट को डाल देते हैं। बच्चों बहुत ही ज़रूरी ये पॉइंट है, इसको आप अपने ध्यान में ज़रूर बैठा लें। इन दोनों चीज़ों को बहुत ही समझ के करें। एक बार हम आपसे फिर से समझा दे रहे हैं। जैसे कि लिखा होगा कि कॉल्स इन एरर्स, जैसे कि इफ़ अ सम कॉल्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ शेयर इज नॉट पेड बिफोर और द डेट ऑफ फिक्स फॉर द पेमेंट, यानी कि एक फिक्स डेट पर जब कोई व्यक्ति पेमेंट नहीं दे पाता है, ठीक है, और जब फिक्स डेट पर कोई व्यक्ति पेमेंट नहीं दे पाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉल्स इन एरर्स। ठीक है, जब कोई पैसा नहीं दे पाएगा और फिर उसको टाइम लेट हो जाता है उसका, या किसी कारणवश से वो पैसा देने में असमर्थ रहता है या नहीं दे पाता है किसी कारण से, यानी कि वो कैपेबल ही नहीं हो पा रहा है, तो उसके कंडीशन के आधार पर उसे हम क्या कहेंगे, कॉल्स इन एरर कहेंगे। और कॉल्स इन एडवांस बच्चों तुम लोग को बताइए कि जैसा कि हमने अभी पहले भी थोड़ा सा अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया आपसे कि कॉल्स इन एडवांस वो होता है जो कि वक्त से पहले पैसा दे दे। ठीक है, कभी कभी जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन मनी होती है, अलॉटमेंट मनी होती है, वो प्रैक्टिकल में आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छे से। जैसे कि आपको एप्लीकेशन मनी होती है, कैपिटल होती है, ठीक है, और फिर अलॉटमेंट होती है, देन उसके बाद फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। इसका इन सब जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे गया हो, ठीक है, जस्ट लाइक अ थिंक, ठीक है, तो उसी तरीके से कोई पैसा अगर एडवांस पेमेंट कर, जैसे कि आपने मान लो जुलाई की पैसा जो है वो 1 मंथ पहले ही दे दिया है, ठीक है, तो देन कॉल्स इन एडवांस, यानी कि बिना मांगे आपने एडवांस पेमेंट कर दी, कॉल्स इन एडवांस।
जस्ट। तो इसी तरीके से थोड़ा बहुत ही अपने बेसिक्स दिमाग में बैठा रखिए, ताकि आप जब इसके न्यूमेरिकल करें तो आपको ये जानकारी ज़रूर होगी, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एडवांस ज़रूर होती। बच्चों, हम ऑनलाइन ज़रूर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपने इस वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहते। ये वक्त हमारे लिए बहुत ही कीमती है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें ये नहीं लिखा होगा ड्यू टू द कोविड-19। तो इसलिए बच्चों, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस बनाए रखिए। रिजल्ट आपके ऊपर है। रिजल्ट अगर आपका अच्छा जाएगा तो आपकी सफलताएं अच्छी रहेंगी, ठीक है। और वैसे भी अगर चाहे कोरोना हो, पढ़ाई कहीं नहीं रुकती बच्चों, पढ़ाई हमेशा करते रहना चाहिए। गुड लक। हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक सर आज आपको वीडियो नंबर 3 से डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के बारे में बताऊंगा। इंटरेस्ट और डिविडेंड दो एक ऐसे शब्द होते हैं जी कि आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरेस्ट क्या है और डिविडेंड क्या है। तो आज उसकी कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए बच्चों, जो इंटरेस्ट होता है यानी ब्याज, और डिविडेंड मतलब होता है लाभांश। ब्याज पहले समझ लीजिएगा, ब्याज जो होता है वो अधिकतर जब कोई व्यक्ति लोन लेता है, ठीक है, तो उस लोन पर एक्स्ट्रा अमाउंट देने वाला अमाउंट ही आपका इंटरेस्ट कहलाता है। एक छोटा सा पॉइंट आप ये समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और डिविडेंड बच्चों वो होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि डिविडेंड यानी कि हिंदी में उसे कहा जाता है लाभांश, यानी लाभों का अंश, ठीक है। जो हमें प्रॉफिट होगा उसका जो पार्ट होता है वो आपका डिविडेंड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? डिविडेंड कहलाता है। जैसे कि अब इंटरेस्ट के बारे में हम आपको समझाएंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इंटरेस्ट बहुत ही समझ लीजिए, वो अक्सर आप लोगों को कन्फ्यूज़ भी करा करता है कि इंटरेस्ट क्या है और ये डिविडेंड क्या है। तो आज हम आपके कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि देखिए, इंटरेस्ट इज पेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ अमाउंट। बात समझ में आई आपको? बस ये 2 लाइन में ही आपको थोड़ा सा पॉइंट समझ में आया होगा कि इंटरेस्ट इज पेड ऑन अ फिक्स्ड रेट, यानी कि इंटरेस्ट जो होता है वो उसका रेट क्या होता है? रेट यानी दर, समझ रहे हैं बच्चों? फिक्स्ड रेट होता है, यानी कि एक बार अगर 5% है किसी भी अमाउंट पर तो 5%, 6% है तो 6%। परसेंट कभी नहीं बदलता इंटरेस्ट का। आप कभी बैंक से भी लोन लेते होंगे, तो सुनिएगा ध्यान से, जब आप कभी भी बैंक से भी लोन लेते हो तो बैंक आपको बता देता है कि आपको इस जो भी अमाउंट आपने लिया उस पर 14% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जब 14% है तो कल ऐसा तो नहीं 1 महीने बाद आपका 15% लोन हो जाएगा, 6% बाद आपको 17% लोन हो जाएगा। बेटा बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है। जो डिसाइड हो गया वो एक ही बार वन टाइम डिसाइड हो जाता है। उसी तरीके से एक बार फिर से समझ लीजिए, इंटरेस्ट इज पेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ अमाउंट, यानी कि जो भी फेस वैल्यू होगी अमाउंट की, यानी एक्चुअल वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब बच्चों होता है एक्चुअल वैल्यू, ज़्यादा समझ रहे हैं, जो उसकी निश्चित अमाउंट होगी। जैसे आपने अपने फ्रेंड से 2000 रुपये लिए तो वो एक फेस वैल्यू हो, वही आपकी फिक्स अमाउंट। उसने कहा कि हम 10% आपसे इंटरेस्ट लेंगे, यानी कि 200 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट उसका पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आई। इंटरेस्ट इज पेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ अमाउंट। जो भी फेस वैल्यू होती है वो अमाउंट की कहलाती है। सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टेड एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स, इट इज पेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट अर्न, ठीक है। जो इस इंटरेस्ट से, यानी कि ध्यान से समझिएगा, इन्वेस्ट एट द स्पेसिफाइड इंटरवल्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है वो एक स्पेसिफाइड इंटरवल होता है। स्पेसिफाइड मतलब कि एक पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड होता है कि हम आपका इन्वेस्ट, जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो एक स्पेसिफाइड होगा, यानी कि वो एक पूरा निश्चित ही होगा। इट इज़ पेड अ इंक्रिप्शन ऑफ द प्रॉफिट अर्न, और इसमें क्या होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होता है इसी से आपकी अर्निंग होती है। जाहिर सी बात है कि आपने किसी को 2000 रुपये दिए और 2000 के बदले जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। बात समझ में आएगी? अब देखिए डिविडेंड, हम आप डिविडेंड की अब बात करते हैं तो डिविडेंड में देखिएगा, डिविडेंड इज नॉट पेड ऑफ फिक्स्ड रेट, इट इज़ द डायरेक्टली एसोसिएटेड, ठीक है। डिविडेंड कभी भी, डिविडेंड यानी कि जो लाभांश होता है, यानी कि जो लाभ होता है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होता। अगर प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट आपको फ्यूचर में प्रोवाइड होता है बेटा, तुरंत तो मिलता नहीं प्रॉफिट। फ्यूचर बिजनेस करेंगे तो वो फ्यूचर की बात होती है कि फ्यूचर में हमें कितना प्रॉफिट, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अमाउंट पेड करते हैं, यानी कि रुपये प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि उसका लाभ हम देते हैं, ठीक है। तो वो कभी फिक्स रेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो डिविडेंड इज नॉट पेड एट अ फिक्स रेट, इट इज़ अ डायरेक्टली एसोसिएटेड। ये क्या होता है, कंपनी से डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है, यानी कंपनी ये डिसाइड करेगी विद द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। जो भी एक निश्चित समय दिया गया होगा वही उसी टाइम पर ही आपको उस डिविडेंड का लाभ मिलेगा, यानी उस डिविडेंड को आप गेन करेंगे, उससे पहले आप गेन नहीं कर सकते हैं। तो यानी ड्यूरिंग अ पीरियड के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। और थोड़ा सा पेज टर्न करने के बाद आपको एक और पॉइंट मिलेगा, एट मे और मे नॉट बी पेड,
ठीक है। ये कभी भी आप खुद नहीं पेड करेंगे, कंपनी के थ्रू पेड होता है, बट इन ऑर्डर टू रिएक्शन द इन्वेंटर्स इट बिकम मस्ट टू पे डिविडेंड। जो भी पैसे आपके इन्वेस्टर्स है, यानी जहां पैसा जो लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टर्स, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, उनके रिएक्शन, उनके ऑर्डर, उनके सर्टेनिटी के हिसाब से ही हम अपना वर्क देंगे, उसी के हिसाब से हम उन्हें डिविडेंड देंगे बच्चों। इट बिकम्स मस्ट टू पे डिविडेंड, ठीक है। और बिकम, हमेशा बच्चों हम उनका डिविडेंड कभी भी नहीं छोड़ेंगे। डिविडेंड हमें अगर हमें उन्हें देंगे तभी हमारा बिजनेस कैरी करेगा, क्योंकि हमारी गुडविल पर भी एक बात आ जाती है कि अगर हमने उनको डिविडेंड में पहले एक बार भी गलती करी, या हमने उनको डिविडेंड किसी कारण से उनको ना दें, ठीक है, या फिर हम उनको देना भी ना चाहें, तो फिर वो हमारी कंपनी में कभी इन्वेस्टर्स बनेंगे ही नहीं, उनको इन्वेस्ट देंगे नहीं। तो इस कारण से हम इस बात को बहुत ध्यान में रखें। इट इज़ पेड individually or sometimes at mid of the year called a interim dividend, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिएगा, इट इज पेड एनुअली, ये क्या होता है, ये आपका एनुअली पेड होता है, और समटाइम्स एट मिड ऑफ द ईयर, ये कभी कभी साल के बीच में भी दिया जा सकता है, कॉल्ड इंटरमीडियम डिविडेंड, और इसे हम क्या कहते हैं, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम यानी कि मतलब कि जो कभी भी जब जैसे कंपनी का प्रॉफिट हुआ, कंपनी सच्चा में देने में, तो वो साल के बीच में भी दे सकती है, या 3 मंथ क्वार्टरली भी दे सकती है, एनुअली भी दे सकती है, और हाफली भी दे सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप डिविडेंड, और आपका डिविडेंड हो गया और आपका इंटरेस्ट हो गया, आप दोनों चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं अपनी बात में, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपके हमेशा ध्यान में रखिएगा, इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा जी। ओके सर। हेलो स्टूडेंट, आज मैं अभिषेक सर आज आपको वीडियो नंबर 4 से आज आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, जिसे हम कहेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो उससे देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे, किससे और क्यों करा जाता है, उसे आपको हम समझाएंगे। जैसे कि आपके नोटबुक में भी आपके पास लिखा होगा कि किस तरीके से आप रिवॉल्यूशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं, कहाँ क्या होता है, किस तरीके से होता है। रिवॉल्यूशन अकाउंट एक दरअसल एक पार्टनरशिप का पार्ट है। पार्टनरशिप का में 3 अकाउंट बनते हैं, उसमें से ये पहला अकाउंट जो मेन अकाउंट होता है उसे हम रिवॉल्यूशन अकाउंट कहते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट में सबसे पहले जैसे कि लिखा होगा आंसर में, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड और ओल्ड पार्टनर इज़ रिटायर्ड, यानी कि जब कोई नया पार्टनर आता है या कोई पुराना पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, तो समटाइम्स रिवैल्यूएशन इज मेड ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द ओल्ड फर्म। ठीक है, कहने का मतलब इनके ये है कि हम उसमें रिवैल्यूएट करते हैं अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। एसेट्स यानी संपत्तियां होती हैं, और लाइबिलिटीज़ मतलब होते हैं जो आपके लोन होते हैं, कर्ज होते हैं, बिल्स होते हैं, उन सब का पेमेंट, यानी एज अ लाइबिलिटीज़ उसे हम मानते हैं। तो ओल्ड फर्म का या न्यू फर्म में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों होती हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में हम हमेशा उतार और चढ़ाव, यानी कि कम और ज़्यादा हुआ करता है, तो उसके कम और ज़्यादा की सिचुएशन को दिखाने के लिए ही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं कि दरअसल अब जिस टाइम हम इस अपने फर्म को चलाने वाले हैं उस टाइम में उसको हम किस तरीके से, या कि उसकी एक्चुअल वैल्यू एसेट्स और लाइबिलिटी की क्या रही है, वो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है समटाइम्स रिवैल्यूएशन इज मेड ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म, यानी पुरानी फर्म में हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को मेंटेन करते हैं। एक्सेस एंड डिफिसिट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफॉर्म एंड द अकाउंट इज नोन एज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। जिस तरीके से देखिए साफ साफ तौर पर बता दिया गया कि अगर कोई भी लाइबिलिटी बढ़ेगी या कोई भी लाइबिलिटी घटेगी, ठीक है, तो हम या फिर लाइबिलिटी बढ़ सकती है या फिर एसेट्स कम हो सकती है, तो उसी तरीके से जो भी होता है ट्रांसफॉर्मर्ड टू अकाउंट हम उसमें इसको मेंटेन करते हैं, उसी को ही हम कहते हैं बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बार बार समझ सकते हैं। और आपका उसी में ही एक नीचे क्वेश्चन होगा, गिव एनी 2 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल पहले हम आपको समझा देते हैं। गुडविल वो होती है जो किसी भी फर्म यानी किसी भी वस्तु, ठीक है, गुडविल पहली चीज़ तो कभी किसी को दिखाई नहीं देती, ये एज अ मतलब कि आप मान लो कि रेपुटेशन होती है व्यक्ति की, ठीक है, और रेपुटेशन बेटा कभी दिखती नहीं है, रेपुटेशन सिर्फ और सिर्फ महसूस करी जा सकती है। रेपुटेशन के आधार पर जैसे कि आपने किसी अपने दोस्त से, फ्रेंड से 5,000 रुपये मांग लिए, तो वो उस 5,000 रुपये का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी चीज़ को आपने दे दिया या पैसा कुछ रख लिया तो आप जब मर्जी तब आप उसे ले सकते हैं। उसी तरीके से ये गुडविल भी कहलाती है। गुडविल को निकालने के 2 मेथड भी होते हैं। पहला मेथड होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें बेसिकली 2 फॉर्मूले होते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि आप जैसे 2 या 3 साल का कोई प्रॉफिट आपको मिल गया, ठीक है, तो उससे हम चाहे 3 साल का प्रॉफिट हो 3 से भाग कर डिवाइड कर देते हैं, और मतलब 2 साल का तो 2 से भाग कर देते हैं, तो उसी के आधार पर ये मेथड बनाया गया है।
रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मेथड। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, जैसे कि इसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, अब देखिए टोटल प्रॉफिट यानी कि आपको पहले साल जो भी प्रॉफिट होगा, फिर दूसरे साल जो भी प्रॉफिट होगा, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, सम कर दिया, और इन दोनों को सम करने पे जो भी जितना भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि 20,000 आ गया, ठीक है, और इसको 2 साल से हम भाग कर देते, डिवाइड कर देते, तो इससे आपको क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा, अब इसी जो भी आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि हम किससे तुलना कर रहे हैं, कितने साल से तुलना कर रहे हैं, उससे हम मल्टीप्लाई करके गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में अगर कोई भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट, रेट यानी कि दर, दर यानी कि रेट, ठीक है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो भी आंसर आता है फिर उसको दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं सुपर प्रॉफिट, जो कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट आपके क्वेश्चंस में गिवन होगा। यहाँ एक्चुअल लिखा होगा, इसके नीचे आप यहाँ पे प्रॉफिट भी लिख लीजिएगा, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें से जो भी आंसर आएगा उसके बाद गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसी की सहायता से आप आसानी से गुडविल के 2 मेथड को आप आसानी से सीख सकते हैं या फिर कर सकते हैं। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी गुडविल का। ये 2 मेथड आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको कि इन मेथडों के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक नॉलेज हो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट। पहले चीज़ तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल अभी आप सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूमेरिकल और उसके न्यूमेरिकल पे हम फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ उनकी फॉर्मूलों पे फोकस करें। फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए तो फिर आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अब वीडियो नंबर 5 में हम सीखेंगे डिफाइन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? देखिए पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन अ लॉ ऑफ द एनी ऑफ द फर्म एक्टिंग। यानी पार्टनरशिप हमें, पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप कभी सिंगल नहीं होती, कभी दो या तीन, ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में पार्टनरशिप होती है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ही आपके पार्टनरशिप कहलाते हैं। पार्टनरशिप जो होती है वो पूरा पूरा चैप्टर है, इससे कई सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पार्टनरशिप एडमिशन है, पार्टनरशिप रिटायरमेंट है, पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन है। इन सारे विषय में आपको बारीकी से अलग अलग बातें हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी फिलहाल पार्टनरशिप समझ लेते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी कि क्या है, ये 2 लोगों के बीच का रिलेशन या 3 लोगों के बीच का रिलेशन होता है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, और ये क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट और लॉस को, प्रॉफिट को या लॉसेस को भी आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, और ये एक तरह का एक एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीड होते हैं इन सबके। अगर एग्रीमेंट का मतलब होता है हम सबके कहने के मुताबिक ही हम अपना वर्क करेंगे। ठीक है, of a business carried by all the any of them acting for all। ठीक है, यानी कि सारे पार्टनर, फिर से हम दिखा देते हैं कि आपको कि agreed to a share the profit of a business and carried on the by all or any of them acting, यानी कि इसमें acting for all, यानी इसमें जितने भी पार्टनर होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, सब ऑन अ रोल होंगे। ऑन अ रोल का, ऑन अ एक्टिंग का मतलब होता है बच्चों कि हम वो सारे पार्टनर वर्क करते होंगे। ये नहीं कि 2 पार्टनर वर्क कर रहे हो, तीसरा पार्टनर यूं ही बैठा हुआ, तो सारे पार्टनर वर्क करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज पर्सन्स हु हैव एंटायर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर और कॉल्ड इंडिविजुअली। वो हो सकता है पर्सन जो है वो एंटायर इनटू अ पार्टनरशिप, वो पूरी पार्टनरशिप को भी संभाल रहा हो। विद वन अनदर और कॉल्ड इंडिविजुअली, हो सकता है वो किसी इंडिविजुअली भी काम कर रहा हो। ठीक है, ये पार्टनर्स आर द कलेक्टिविटी ऑफ द फर्म, ये फर्म के हिसाब से उनकी कलेक्टिविटी को भी बताएगा। कलेक्टिविटी के हिसाब से होता है कि कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, क्योंकि हो सकता है, देखो सबके पास अपनी अपनी एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है बच्चों। ठीक है, हो सकता है किसी को अकाउंट्स अच्छे से बनाना आता, हो सकता है किसी को बिजनेस अच्छे से संभालना, तो सबको अपना काम पता होता है, सबको अपना वर्क पता होता है। लेकिन वो होते क्या, एक पार्टनरशिप फर्म, यानी कि वो एक दूसरे से मिल करके काम करते हैं, तभी पार्टनरशिप चल पाएगी। एंड द नेम ऑफ अंडर विच इज़ द दियर बिजनेस इज कॉल्ड ऑन इज कॉल्ड एज अ फर्म नेम। ठीक है, और उन्हीं के हिसाब से उनके डिसाइडेशन के आधार पर उस बिजनेस का फर्म का नाम भी निर्धारित कर जाता है, जो भी कैरीड करते हो आपस में। यानी कि पार्टनरशिप बेसिकली हम आपको बता दें कि इसके लिए कोई अंडर सेक्शन भी है, पार्टनरशिप एक्ट। बट पार्टनरशिप का सिंपल अगर मीनिंग हम जानना चाहते तो इतनी सिंपल मीनिंग होती है बच्चों की, पार्टनरशिप हमेशा 2 और 2 मोर पर्सन्स के बीच में होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होगा, और सारे पार्टनर अपनी फर्म में वर्क कर रहे होंगे, चाहे वो इंडिविजुअली हो चाहे वो सेपरेटली हो। ठीक है, दोनों का मतलब एक है, चाहे इंडिविजुअली आप लिख सकते हैं उसके स्थान पर, या सेपरेटली भी लिख सकते हैं, तो दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, और बोथ यानी सब मिल करके भी वर्क कर सकते हैं। और उनके डिसाइडेशन के आधार पर, यानी कि सारे पार्टनरों के आधार पे
सब उनसे मिल करके डिसाइड कर लिया जाता है कि आपका प्रॉफिट क्या होगा, आपका लॉसेस क्या होंगे। ये सारी बातें आपको इंडिविजुअली पैटर्न के आधार पे आपको मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप हमेशा एक चीज़ पर ही निर्धारित हो। पार्टनरशिप, देखिए बच्चों, पार्टनरशिप जब हम फर्म आप शुरू करते हैं तो पार्टनरशिप की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती, कभी कभी क्या होता है कि हमको किसी चीज़ की पैसों की कमी पड़ गई है तो हमें हमें दूसरा पार्टनर हायर करना पड़ेगा ताकि वो हमारी फर्म में पैसा लगा सके और हमारा बिजनेस आगे बढ़ सके। तो इस बिज़नेस को ये सब चीज़ें संभालने के लिए ही सब कुछ हमें करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम पार्टनरशिप के बगैर काम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने पार्टनर की हेल्प से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके नज़रिए से हम ये पार्टनरशिप का निर्माण करते हैं या पार्टनरशिप को बनाते हैं। पार्टनरशिप व्यक्तियों के बीच में होता है। कभी एक व्यक्ति, एक पर्सन जो बिजनेस चला रहा है उसे आप पार्टनरशिप फर्म नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप फर्म आप उसी को कहेंगे जहाँ मैक्सिमम, मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपकी इच्छा जितनी भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल पार्टनरशिप में यानी मैक्सिमम 2 तो होनी ही चाहिए, सॉरी मिनिमम 2 तो होनी ही चाहिए बच्चों। मिनिमम 2 का मतलब होता है कम से कम दो लोगों का होना बहुत ही ज़रूरी है। 2 लोग होंगे तभी बिजनेस शुरू होगा और तभी उसे पार्टनरशिप कहेंगे, ठीक है। तो आप पार्टनरशिप के चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें और चीज़ को बनाए रखें और कोरोना से बचे रहें। आप लोग घर में सुरक्षित रहिए, क्योंकि आजकल आपको सुरक्षा और मास्क हमेशा पहन के रखा करिए, ठीक है। आपकी सेफ्टी हो, अपना भी ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखिए, साथ ही साथ अपना भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अपनी पढ़ाई को कभी ड्रॉप मत करने दीजिए, पढ़ाई आप बिल्कुल प्रॉपर करते रहिए। जितना भी आपको मैटर मिल रहा है, कोई क्वेश्चनिंग होती है तो आप हमारी वीडियो की सहायता से आप उससे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन को हम देखेंगे, समझाएंगे और आपके ही नज़रिए को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग वर्क भी कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। थैंक्स बच्चों।